नमस्कार। द फेडरल देश में आपका श्रेणी से संवाद पॉडकास्ट में स्वागत है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना नौवां बजट पेश करने जा रही हैं और मोदी सरकार का ये 13वां बजट है। बजट से टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास, यूथ, महिला और किसान क्या उम्मीद करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ एस श्रीनिवासन सर से, जो कि लंबे समय से उन्होंने बजट बहुत ही बारीकी से समझा है, देखा है और उनसे ज़्यादा इस बारे में कौन बता सकता है। तो सर, सबसे पहले द फेडरल देश। नमस्कार मनीष जी, धन्यवाद आपका। तो सर, मेरा पहला सवाल यही जो मैंने कहा सर कि 13वां बजट है, 5 राज्यों में चुनाव के पहले ये बजट पेश हो रहा, तो आम लोग, टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास क्या उम्मीद करें बजट से, इस बजट से मोदी सरकार की? देखिए, ये बात सही है कि जब भी बजट आता है तो लोगों की उम्मीदें जगती हैं और जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा इस तरफ देखता है कि भाई हमें इस बार कुछ मिलेगा कि नहीं। और मध्यम वर्ग भारत देश में बहुत बड़ा है और उसका जो रेंज है बहुत बड़ा है। मध्यम वर्ग के पास स्कूटर भी है, साइकिल भी है और उसके बाद कार भी है। सब कुछ है और सब कुछ है भी नहीं। तो बड़ा विचित्र स्थिति है। तो सरकार को हर बार कुछ न कुछ सोच के चलना पड़ता है और ये जो अभी जो फिलहाल जो सरकार बीजेपी के है, उनके लिए मध्यम वर्ग एक बड़ा उनका बैकबोन है, उनकी रीढ़ की हड्डी है चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो उनको इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारे पास गांव के लोग हैं, गांव में अभी भी लोग ज़्यादा रहते हैं, उनकी भी लोग उनकी तरफ भी सरकार को देखना है। और मगर बजट जो है वो लेखा जोखा है साल भर के, एक बही खाता है सरकार ने किया क्या है, कितना खर्चा किया, कितना जो है कमाया, उसका लेखा जोख है। इतना ही होना चाहिए। मगर भारत में जो है बजट का एक बहुत बड़ा एक स्वरूप हो गया है क्योंकि काफ़ी उम्मीदें बंधी है लोगों की और लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे लिए बजट में क्या है। इस बार बजट कुछ भिन्न है। वो इतवार को आ रहा है और लोग सब देखेंगे कि निर्मला सीतारामन जी क्या दे रही हैं। आपने देखा पिछले बार उन्होंने बहुत एक कटौती किया उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में और उससे ये हुआ कि 12 लाख तक जिनको तनख्वाह मिल रही है उनके लिए टैक्स जो है वो शून्य के बराबर, शून्य ही था। और पौने 13 तक जिनका है उनके लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद खास उनके ऊपर पैसा देने की जरूरत, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह की स्थिति पिछले बार थी। ये उम्मीद थी सरकार की, इससे हम जो काफ़ी जो है इससे थोड़ा उगाही होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। आप इस बार देखेंगे जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं, मतलब कुल जो है सरकार ने जो लोगों से जो टैक्स कमाया है वो जिस तरीके से उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए हुआ नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप देखें, इसी तरीके से सरकार ने काफ़ी कटौती करी कंपनियों के टैक्स पे, जिसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। और उनको जितना उनके आय पे उनको जितना कर देना चाहिए उस कर पे भी कटौती किया है और काफ़ी भारी कटौतियाँ उसमें लाए सरकार। उम्मीद ये थी कि कटौती लाने पर थोड़ा पैसा बचेगा, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, ऐसे ही कंपनियों के हाथ में थोड़ा सा पैसा बचेगा। उससे जो है कंपनियां दोबारा निवेश करेंगी, निवेश करने से और जो है नए कल कारखाने आएंगे, लोगों को और नौकरियां मिलेगी। इससे जो है पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी। अब अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार ज़्यादा होगा तो पैसे का ज़्यादा चलन होगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा। उससे फिर दोबारा सरकार को भी जो जो कमाती है टैक्स से उसका भी कमाई बढ़ेगा। इसको एक विशेष एक सर्कल कहते हैं, पूरा का पूरा एक जो चक्कर है, ये पूरा एक इसकी उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने टैक्स में कटौती करी, दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स डायरेक्ट में, और जीएसटी जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि जीएसटी में जो बदलाव किए गए दिवाली के आसपास। और दिवाली का बोनांजा
कहा गया कि दिवाली का एक दिवाली गिफ्ट सरकार की तरफ से। मगर ये सब करने के बावजूद भी खपत, लोगों की घरेलू खपत जिस तरीके से बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं घरेलू खपत बढ़ी नहीं है। अब उससे क्या हुआ है कि कंपनियां 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब मेरा ये हुआ कि यदि किसी कंपनी यदि 100 टायर तैयार कर सकती है और वो 70 टायर ही बना रही है, 75वां टायर के ऊपर जा नहीं रही है, मतलब 25% उनके पास और टायर बनाने की उनके पास व्यवस्था है। जब ऐसा होगा, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो कंपनी और निवेश क्यों करेगी? देखिए, निवेश तो तब करती है कंपनी, उसको लगता है कि नहीं देखो ये 100 के अलग जो है डिमांड जो है वो 110 टायर का है, 120 का है, तो लोग जाके और निवेश करेंगे। निवेश हो नहीं रहा है। मगर उलट क्या हो रहा है, निवेशक यहाँ भारत में जो आ रहे हैं, कुल निवेशकों की जो जितना पैसा लगा रहे हैं, उसमें तो कमी हो ही रही है। भारत के कुछ लोग बाहर निवेश कर रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस बजट के सामने यदि को बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज हैं, जिसको निर्मला सीतारामन जी को देखना होगा। और आपने फिर से एक बात आपने कही, चुनाव आ रहे हैं और ये राज्य के चुनाव हैं, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, पुदुचेरी, असम, इन सब राज्यों में चुनाव हैं और ये मार्च में है। कहीं न कहीं चुनाव भी जो है इस सरकार के दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये सरकार चुनाव पे खास ध्यान देती है। तो उसको भी लेकर किस तरीके का ये बजट होगा, क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक व्यवस्था को ठीक करनी है, तो इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। जो फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो अ, आय और व्यय के बीच का जो एक अंतर होता है, उसको कम करने की कोशिश करी है उन्होंने। उसमें उनको काफ़ी सफलता मिली है। 4.1 तक इस बार पहुँचना है, 4.4 तक पहुँच गए थे पिछले बार। क्या इसको आगे बढ़ाएँगे? और भी और भी कमी लाएँगे? वो भी एक सवाल है। और एक बहुत बड़ा सवाल है, जो बाहर का जो हमारे लिए जो निर्यात और आयात और निर्यात का जो था, क्या हम निर्यात कर पाएंगे? क्योंकि हमारे साथ जो एक व्यवस्था थी अमेरिका के साथ, वो थोड़ा सा अब गड़बड़ा गया है। अमेरिका ने हमारे ऊपर पहले 25%, उसके ऊपर एक 25% और जो है बड़ा ठीकरा फोड़ दिया है, बहुत बड़ा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब उसको कैसे फेस करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर सब कुछ खराब नहीं है। देखिए, यूरोप के साथ जो भी एक हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। ये मगर उसमें भी सवाल है, इसको आगे लेके कैसे ये सरकार जाती है। एक बात और है, राज्यों की यदि हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, वो 16वीं वित्त जो समिति है उसने अपना रिपोर्ट दे दिया है। राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट दिया गया, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट को दे दिया है। अब उसको इस बार जो है अप्रैल 1 2026 से उनको कार्यान्वित करना है। उसमें क्या रिकमेंडेशन रहती है? फाइनेंस कमीशन क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो जितनी भी टैक्स से जो उगाही होती है, उस सबको मिला के उसमें से वो बांटता है, कितना केंद्र सरकार को पैसा देगा, कितना जो है राज्य सरकार को उसमें से पैसा मिलेगा। इसका निर्णय वित्त आयोग करता है। और आयोग की क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि राज्य जो हैं वो कह रहे हैं कि हमको और हमको अपना उचित भाग उसमें हमको चाहिए, हमको मिल नहीं रहा। उनका ये कहना है कि उनको जो जितना शेयर मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो भी उनकी एक मांग है। उनकी इस मांग को कैसे पूरा करते हैं, ये भी एक सवाल है। तो वित्त बिल्कुल। मंत्री के बहुत सारे इस तरह के सवाल भी हैं। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि आपने सब कुछ विस्तार से इसको एक परिप्रेक्ष्य में रख दिया, तो मेरा पहला सवाल सर टैक्स पेयर्स को लेकर है। आपने खुद कहा 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला दे तो पौने 13 लाख। लेकिन सर, दिक्कत क्या है कि जैसे पुराने ओल्ड टैक्स रिजीम में लोगों को इन्वेस्टमेंट पे रिबेट मिलता था, एटीसी के तहत, मेडिक्लेम के तहत, एटीडी के तहत मिलता था, जिसमें वो खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम लेते थे। एनपीएस के तहत जो है
50,000 अतिरिक्त निवेश पर भी छूट मिलता है। 2 लाख अगर 1.5 लाख और 50,000 को जोड़ दें। लेकिन नए टैक्स रिजीम में इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट नहीं है। तमाम लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भई भारत एक बचत प्रधान देश है, उसमें आप निवेश सेविंग को अगर इंसेंटिवाइज़ नहीं करेंगे, तो लोग सेविंग कैसे करेंगे? सबके सब पैसे खर्च कर देंगे। तो इसको बजट में क्या आपको लगता है एड्रेस किया जाएगा सर? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या जो न्यू टैक्स स्कीम है, जिसमें जैसे आपने कहा ना कोई भी रियायतें नहीं हैं, क्या उसको उसको वापस करेगी सरकार? क्योंकि पुराना जो टैक्स रेजिम है वो गया नहीं है, वो अभी भी है। दोनों ही टैक्स जो जो नीतियाँ हैं, वो दोनों हैं अभी। मगर सरकार ये कह रही है कि आप लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाइए। उनका अंदेशा ये था कि लोग जो हैं, उनके जेब में यदि हम ज़्यादा पैसा यदि रहता है, तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। मगर ऐसा हो नहीं पाया है। तो क्या सरकार अब जैसे आपने कहा उसके कारण ये हुआ है कि बचत भी कम हो गई है। बचत जो है कई लोग जिनके हाथ में थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा आया तो या तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया क्योंकि म्यूचुअल फंड का आपने देखा होगा बढ़ोतरी हुई है। डीमैट के भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो या तो वहाँ चला गया है या जो है लोग अपने बाकी जो कर्जा है उसको पूरा करने के लिए उस पैसे का उपयोग में लाए हैं, ऐसा लग रहा है। तो बचत के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है और क्या सरकार जो है कम से कम जो कुछ चीज़ें हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या किसी चीज़ में किसी तरह का कोई बचत के लिए कुछ करती है, वो देखना है। मगर मुझे लगता है कि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि एक तरह के निर्णय ये ले लिया गया है कि ये जो तरीका है एग्ज़म्पशंस का वो ठीक नहीं है। एग्ज़म्पशंस को से हमको दूर जाना चाहिए। उसपे एक निर्णय ले लिया गया है, उसमें क्या फेरबदल करेंगे? मुझे तो नहीं लगता नहीं करेंगे मगर लोगों की उम्मीद है और लोग नज़र गड़ाए हैं कि किस तरीके से निर्मला जी इसको हैंडल करती हैं। तो एक तो तो वो सर है। बिल्कुल। तो जी। एक सर मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जब हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग लगातार वो उसमें गिरावट आ रही है। छोटी सेगमेंट एंट्री लेवल की गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं और इसके और स्मार्टफ़ोन भी महँगे ही बिक रहे हैं। छोट कम दामों वाले नहीं बिक रहे हैं। तो क्या जो सेगमेंट इनकी परचेज़िंग करता है वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल हो चुकी है या वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं? उसको किस प्रकार से एड्रेस करें? क्योंकि इसका असर इंडस्ट्री पे पड़ रहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी पड़ रहा सर। जी, आपने ठीक कहा, एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो मिडल क्लास है, जो वो अ, जो है कई चीज़ों को ले नहीं पा रहा। इसके विपरीत आपने ये भी सुना होगा जो आरबीआई के रिपोर्ट से भी ये पता चलता है कि जो एसेट है वो ओवरऑल बड़ा है और एसेट क्रिएशन फाइनेंशियल एसेट्स भी बड़े हैं। मगर लोग जो हैं अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं क्या उसको बेच के या लोन लेके काम कर रहे हैं इस पे एक सवाल उठता है कि किस तरीके से लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि 1.8 है जो आप देख रहे हैं ना कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है बिल्कुल। जो वो तो बहुत कम है इसका मतलब दाम नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए मगर इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दाम जो बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। इन्फ्लेशन जो है वो वो उसका मतलब ये हुआ दाम किस तरह से बढ़ते हैं उसकी तेजी में कमी आई है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये, एब्सोल्यूट दाम कम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पहुंच गया है। मतलब ये हुआ कि दाम पहले से बढ़े हुए हैं और देखिए यदि आप आज मार्केट में जाते हैं, 1 किलो यदि आप सेब लेने की कोशिश कर देंगे एप्पल, दो दो 2,500 200 से 2,500 रुपए से कम है नहीं। तो एक एक सेब है 50-60 रुपए का आता है ना? आप कोई सब्जी खरीदने जाएंगे, हर सब्जी का दाम जो है बढ़ा हुआ है मगर दाम के बढ़ोतरी में
उतना आप अगले महीने जाएँगे तो भी भाव भाव तो बढ़ा हुआ होगा, भाव में कोई कमी नहीं होगा, मगर उसकी जो रफ़्तार है बढ़ने की वो कमी हुई है। 8.1 जो है उसके बढ़ोतरी की रफ़्तार है, आप समझे ना? जी। तो इसलिए क्या है, दाम बढ़े हुए हैं, इस कारण क्या है, लोगों के जेबों में उतना पैसा नहीं है, तो इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कहा जाना चाहिए। मतलब एक घर का जो घरेलू जो बजट है, उसका तो एक सीमा तय है ना? क्योंकि तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, तनख्वाहें जितनी हैं लोगों की उतनी ही हैं, और क्वालिटी ऑफ जो नौकरियां भी लोगों को मिली है, उनका जो स्तर है वो भी बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैं वो नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नौकरियां आई हैं वो गिग वर्कर्स की आई हैं, जिनके जो हैं तनख्वाहें बहुत कम हैं। तो इन सब से क्या हुआ है कि लोगों का जो खरीदने की जो क्षमता है, उससे जो है उसमें एक चोट पहुंची। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें बिक रही हैं, वही चीज़ें बिक रही हैं जिनके पास सरप्लस इनकम हो, जिनके पास जो है तनख्वाहें कुछ ज़्यादा हों, या उनके आमदनी के कोई और ज़रिया हो। उनके जो वो जो है या तो बड़े लग्ज़री कार्स ले रहे हैं, आईफ़ोन ले रहे हैं, या मॉल में जाके खाना खा रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो कारण ये है कि यही कारण है कि लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, वो मुझे लगता है वो लोगों पे काफ़ी उसका असर है। सर क्योंकि एआई की बात हम लगातार सुन रहे हैं, तो एआई को लेकर मेरा प्रश्न है, यहाँ से हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं। एआई को लेकर सर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि भारत जो है केवल एक कंज्यूमर बन के रह गया है, इनोवेशन पे फोकस नहीं है। सरकार को भी इसके लिए आगाह किया गया है, कंपनियाँ भी एआई में उतनी ज़्यादा निवेश नहीं कर रही हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको भारत के लिए बहुत ही कहा गया कि ग्रोथ पे फोकस नहीं किया रहा, इसको चिंताजनक बताया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बजट में इसको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या क्या होना चाहिए एआई को लेकर। देखिए, पूरा का पूरा दुनिया जानता है कि एआई जो है अब एक बहुत बड़ा एक बदलाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में उसका प्रयोग हो रहा है। हम और आप उसको रोज़मर्रा के अपने काम में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। मगर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, जिसके आधार पे पूरा का पूरा एआई का एक मॉडल जो है हम प्रयोग में लाते हैं, उसके लिए हम एक डेटा का सोर्स बन गए हैं। मतलब यहाँ से हमारी जितनी तस्वीरें हैं, हमारे जितने लेखन हैं, जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, ये सब जाती हैं विदेशी कंपनियों के पास। आप कोई भी कंपनियाँ देख लीजिए, गूगल हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया जितनी हैं, यूट्यूब जिसमें हम बात करते हैं, सभी जो हैं ये सब फॉरेन कंपनीज़ हैं। डेटा जो है वहाँ जा रही है। और एआई में आने के कारण ज़्यादातर जो बदलाव आ रहे हैं, वो आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस, इन सब में आ रही हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। इसका किस तरीके से हमको सामना करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, भारत के सामने ऐसा हुआ है कि आपको याद होगा 2000 के दशक में कंप्यूटरों का बड़ा चलन हुआ, तो बड़ी चिंता थी, अरे भाई अब तो कंप्यूटर आ गए, लोगों की नौकरी सब चली जाएगी, अब क्या होगा? कंप्यूटर सब अपना काम करने लगेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। कंप्यूटर जो सर्विस इंडस्ट्री है हमारे, उससे काफ़ी बड़ा, और एक Y2K एक प्रॉब्लम भी आया था, उसमें भी हमारा जो है काफ़ी जो है इंजीनियर्स गए बाहर, विदेश भी गए, यहाँ पर भी उन्होंने काम किया और काफ़ी कमाया। और हमारा जो पूरा का पूरा जो सकल कुल उत्पाद है, उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है, उसमें बहुत बड़ा भाग जो है, वो आईटी सर्विसेज से, सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा है और उसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। मगर उसमें अब एआई आने से एक बड़ा खतरा हो गया है कि क्या कोडिंग रहेगा? कोडिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, कोडर्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये पूरा का पूरा तंत्र है, क्या बैठ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बात ज़रूरी है कि एआई को समझना ज़रूरी है, और दूसरा, क्या एआई जो है हम दूसरों से ही लेकर काम चलाते रहेंगे या अपना खुद भी कुछ बनाएंगे, जिसको फाउंडेशनल मॉडल कहते हैं। क्या हमारा अपना खुद का कोई एक मॉडल होगा जिसपे हम पूरी की पूरी इस तंत्र को खड़ा कर पाएंगे? क्या उसके लायक निवेश हमारा देश कर सकेगा?
क्या हम ऐसा कुछ कर पाएँगे जिससे आत्मनिर्भरता इसमें बढ़े? क्योंकि कल जो है किसी और देश पे हम बहुत निर्भर रहें इन मामलों को लेके और कल कुछ हो जाए तो हम कैसे काम चलाएँगे? क्योंकि आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी में अब पूरा का पूरा इसका असर दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है आप हवाई जहाज़ से लेकर हमारे जर्नलिज़्म को लेके सब में जो है एआई का उपयोग होने वाला है। तो बहुत सारे इसमें बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, इसका कैसे सामना किया जाए? ऐसा नहीं है कि भारत भारत जो है इंजीनियर्स का सबसे बड़ा सप्लाई है हमारे पास। यहाँ पर अच्छे जो हैं इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, तकनीकी लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इस देश में नहीं है। मगर एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो होना चाहिए, एक जो माहौल बनना चाहिए, ताकि वो इंजीनियर्स करें अपना काम। एक स्टार्टअप कल्चर हो, एक अच्छा स्टार्टअप कल्चर हो, यहाँ पर लोग निवेश करें, सरकार एक बड़ा निवेश करे और उसको कुछ करें तो इसकी उम्मीद क्या की जा सकती है? ये सरकार के रवैये पे निर्भर करेगा, सरकार किस तरीके से करता है। मगर ज़रूरी है कि इसका कुछ न कुछ क्योंकि यदि आपने इकोनॉमिक सर्वे यदि देखा, आर्थिक सर्वेक्षण में उन्होंने इंगित किया है कि इस तरफ हमें सोचना होगा और यदि निर्मला सीतारामन जी इस पर सोच के कुछ अपना कुछ पैसा अलॉट करती हैं शुरुआती तौर पे, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि ज़रूरी है कि हम एआई में भी आत्मनिर्भर बनें। बिल्कुल सर, और इसके बाद हम चलते हैं सर डिफेंस को लेके, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बांग्लादेश के साथ भी अब तनाव बढ़ रहा। अ, उसमें कई सारे लैकुनास भी उभर के आए कि हम क्या पूरी तरीके से जो ड्रोन वॉरफेयर देखा गया, क्या उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास संसाधन है? तो आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि कई एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि राफेल विमान खरीद में देरी हो रही है, जो ड्रोन्स हैं उसको लेकर जो है जिस दिशा में काम होना चाहिए उस सही से नहीं बढ़ रहा। तो आपको क्या लगता है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाएगा? क्या एलोकेशन बढ़ाया जाएगा? क्या जीडीपी का 3% जो मांग की जा रही है वो किया जाएगा इस बजट में? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है रक्षा को लेकर और ये सरकार इस मामले पे काफ़ी सचेत है। वो चाहती है कि रक्षा बजट जो है बढ़ाया जाए। पिछले 2 जो बजटें आई हैं उसमें भी रक्षा बजट पर काफ़ी बड़ा एक अलोकेशन मिला है उनको। मगर इन सब के करने के बावजूद भी जो हमारा रक्षा बजट है, वो जैसे आपने कहा ना 3 दशमलव होना चाहिए। उसका एक उसके हम आस-पास अभी हैं नहीं और इसमें 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा जो पेंशन बिल है, वो काफ़ी बढ़ गया है। तो पेंशन बिल से निपटारा करने के लिए उन्होंने एक नया वो शुरू किया है जिसमें जो जवानों की जो नियुक्ति हुई या अफ़सरों की जो नियुक्ति हुई, उसमें फेर-बदलाव किया है। उसका 5वाँ साल अभी होने को है। मतलब जो अग्निवीर जिनको कहा अग्निवीर। जाता है, उनका 5वाँ साल आने को है। मगर उसमें भी लेके चिंता है, वो ये है कि अग्निवीर आने पर भी उसमें से कई रिटायर हो जाएँगे क्योंकि पहला जो बैच है वो चला जाएगा। क्या हमारे पास जितने जितने अफ़सर और जितने जो सोल्जर्स हैं, वो हमारे पास हैं कि नहीं है, वो बड़ा सवाल है। ज़रूरी है कि हम अ, उतने हमको उन 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 वीरों की ज़रूरत है। हमारे पास सैन्य बल के लिए ठीक उसका जो मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है। एक तो वो सवाल है। दूसरा जो है जैसे आपने बताया रफ़ाल या जो प्लेन है वो खरीदना इसलिए कि हमको करीब 41 स्क्वाड्रनों की ज़रूरत है। एक स्क्वाड्रन जो होता है वो अ, एक जखा ज ज ज जखरा होता है, क्या कहते हैं उसको? जकीरा। अ, ज़ख़ीरा जो हवाई जहाज़ का वो ऐसे 41 ज़ख़ीरे होने चाहिए और हमारे पास उसकी कमी है अभी। कम से कम 8 या 10 ज़ख़ीरा कम है, तो उसकी में भी बढ़ोतरी होनी होनी है अभी। इसी तरीके से हमारा जो नौसेना है, उसको और भी चीज़ें चाहिए क्योंकि देखिए हमारा 7,500 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है स्क्वायर किलो और उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, वो भी बहुत बड़ा है। और ये सब गतिविधियाँ जो हैं पूरे जो हमारे अरबिक सागर में भी उस तरफ और इधर भी
खाई में, घाटी में, सब जगह जो है मामले जो है टेंशन बढ़ रहे हैं। इसलिए रक्षा बजट पे ध्यान देना, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पिछले बार जो है रक्षा बजट के अंदर ही जो कैपिटल बजट कहा जाता है, जो इन जो बड़े-बड़े जो आपने जितने बताए ना अभी, जितने जहाज खरीदने हों या बाकी जे ड्रोन खरीदने हों, इन सब के लिए पैसा वहीं से आता है। उसमें शायद मुझे लगता है थोड़ी और बढ़ोतरी होगी, मगर क्या ये बढ़ोतरी अ, काम दे पाएगी वो देखना है। मगर एक अच्छी बात ये हुई है कि इसी देश में बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वो बनने शुरू हो गए हैं और उसमें जो योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर का है और उस पे भी सरकार को थोड़ा और उनको और थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं और हम सर बजट के बाद, बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे और बजट को आप सर बताइएगा कि बजट में क्या वित्त मंत्री के ऐलान को लेकर आप बताइएगा हमारे दर्शकों को। तो आज इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। तो दर्शकों, श्रेणी से संवाद आप कार्यक्रम देख रहे थे और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज समय धन्यवाद आपका मनीष जी, धन्यवाद।